Hello students and learners. This is our fifth lecture on electrostatics. Okay. In fourth lecture we have discussed about charge, its properties and Coulomb's law. तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे. हम लोग देखेंगे कि ये जो दो मेजर टॉपिक हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं जो कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, और कूलम्स लॉ. तो इनसे बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं, क्वेश्चन बनाने का बेसिस क्या होता है और फिर उनको सॉल्व कैसे करना है ना. तो आज अभी हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं कि उस पर न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर आज हम लोग बात करेंगे, उसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखेंगे. ठीक है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होते हैं वो एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं. यानी उसको मैथमेटिकली हम लोगों ने इस तरह से लिखा था, Q इक्वल्स प्लस माइनस एन ई. ओके. यहाँ Q टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज on a body. Okay. n integers, but मैंने पहले ही कहा था कि ये integers दरअसल क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. ओके. और E एलिमेंट्री चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम है. ओके. ये बात याद रखना है. अब यहाँ पर एक चीज़ ये बता देते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू. कैसा वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है ना. इसका वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, सबको पता है. नहीं पता है तो पता कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए. ठीक है. ये कांस्टेंट है हम लोग का. तो अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले पर फिर से ध्यान दें तो हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे फॉर्मूले में दो ऐसे टर्म है जो कांस्टेंट नहीं है ना. ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट. तो बच गया Q और N है ना. यानी ये दोनों मैथमेटिकली वेरिएबल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह से बेस किया जाएगा कि उसमें Q कैलकुलेट करना है, यानी कि टोटल चार्ज कैलकुलेट करना होगा, या फिर चार्ज गिवन होगा और n कैलकुलेट करना होगा, यानी यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. ओके. तो अब हम लोग को दो बेस समझ में आया प्रॉब्लम का. तो अब इसी बेसिस पर हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे बनाना है, प्रॉब्लम कैसे बिल्डअप होते हैं. तो चलिए पहले बेसिस पर हम लोग आते हैं जिसमें हम लोगों को Q फाइंड आउट करना है. हम इसको मॉड्यूल 1 कह देते हैं, है ना. तो हम लोग का मॉड्यूल 1 क्या आ रहा है? मॉड्यूल 1 में हम लोग देखेंगे फाइंड Q, that is total number of charge on a body. कब? when n that is number of electrons are given, है ना. number of electrons are given, हम लोगों को ये given है ना. this is given. तो चलिए क्वेश्चन हम लोग अपना करते हैं इस तरह से कि सपोज दैट हम लोग को n इज इक्वल टू अलग अलग वैल्यूज दिए हुए हैं. जैसे सपोज दैट 10 to the power 6, n is the number of electron and how many electrons are transferred? 10 to the power 6. या n is equal to
कुछ और भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ होंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। जैसे आपसे कह देगा कि 1 मिलियन, अगर बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उनको पता नहीं कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होंगे, हाउ मच ज़ीरोज़, है ना, तो दे आर अनएबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल बट नॉट एबल टू सॉल्व। या मान लीजिए कह दिया हमने कि n इज इक्वल टू 1 बिलियन, ओके। हम और भी कुछ ये करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया n इज इक्वल टू 2, चलिए इसे समझिए, 2 इंटू 10 टू द पावर 7 इसेट्रा, कुछ भी हो सकता है ना। अब इसमें हम पहली बात तो बात करें कि मिलियंस एंड बिलियंस ये क्या चीज़ें हैं ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उस पर भी बात करेगा, तो किस तरह से करेगा। जैसे देखिए, अब ये 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन जो है, कहीं पर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है इस पूरे में, ऐसे समझ लीजिए, इसको हम 2 हिस्से में बांट देते हैं। एक में कहेगा रिमूव्ड, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, या ये हो सकता है कि इतना इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, है ना, बाय द बॉडी। तो इसमें ज़्यादा का कोई फर्क नहीं है, बस इतना है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाएगा तो दैट बॉडी विल बिकम पॉजिटिव चार्ज, बस इतना जानना है। हाउ मच चार्ज, वो अमाउंट फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, अगर कहेगा रिमूव्ड तो इसका मतलब यह है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इतने इलेक्ट्रॉन गेन है तो इसका मतलब क्या होना है, उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, ये इस फार्मूले पर इसका कोई मतलब नहीं है। इस फार्मूले से, इस इक्वेशन से हम सिर्फ अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करेंगे कि कितने चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना, कितने चार्ज आ रहे हैं, प्लस होंगे माइनस होंगे, है ना। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड और लॉस्ट है ना। ये बात है, ये सब पर इसी बात को समझ लेना है। तो अब ये कुछ क्वेश्चन को सामने रख करके हम लोग बात करेंगे, लेकिन अब एक मामला आता है कि 1 मिलियन या 1 बिलियन में क्या कितने ज़ीरोज़ होंगे, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग है, इसमें आप लोगों ने देखा है कैसे काउंट करना है ना। तो आपको बता दें कि इसमें ज़ीरोज़ जो है ना 3 के पेयर में चलते हैं, मतलब 10 टू द पावर 3 के ऑर्डर में चलते हैं। उसको ऐसे समझना चाहिए, जैसे यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 3 ज़ीरोज़ एंड देन फिर 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। देन आफ्टर फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियंस, इस तरह से चलता है। यानी ये कहने का मतलब यह है कि ये यूनिट, टेंस एंड फिर 100, ये इसका है। उसके बाद ये पूरा ब्लॉक जो है ना, ये 1000 का ब्लॉक है, फिर ये मिलियन का ब्लॉक है, और ये बिलियन का ब्लॉक है, ओके, है ना। तो अगर आप देखें तो 1 मिलियन करना है तो यहाँ पर आ जाएगा, 10 बिलियन करना है तो 10 वाला प्लेस यहाँ पर होगा, है ना। और अगर 100 मिलियन करना है तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इस कॉलम पर हो जाएगा। तो अगर मिलियन की बात करें तो मिलियन का कॉलम ये है। अब कितना मिलियन है यहाँ पर, 1 मिलियन है, तो पहले पोजीशन पर रखना है ना। अगर 20 होता तो 20 यहाँ रखते, लेकिन मिलियन वाले ब्लॉक में ही रखना है। ये जो मिलियन का ब्लॉक है ना, ये मिलियन का ब्लॉक है। इस मिलियन के ब्लॉक को 3 हिस्से में बांट देना है। पहला हो जाएगा यूनिट प्लेस का, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा तो यहाँ रखना है। जहाँ आपसे कहेगा 12 मिलियन तो 1 और 2 इतना ही रखना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे हम कहते हैं 153 मिलियन तो 153 इस तरह से आएगा, और बाकी जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो अपने साथ में रहेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में है 1 मिलियन, तो इसका मतलब यह है कि हमको मिलियन के इस प्लेस पर रखना है, और उसके बाद ये जो पूरा ज़ीरो है इसके साथ कंटेन हो जाएगा। तो कितने ज़ीरोज़ हो गए, 10 टू द पावर 6, ओके। और अगर बिलियन की बात होगी तो बिलियन का कॉलम यहाँ है, इसको अभी आप 3 ब्लॉक में ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और कितने बिलियंस हैं,
1 बिलियन, चलिए हम 1 को 2 कर देते हैं, कोई बात नहीं है, तो 2 बिलियन हो गया। तो 2 भी क्या है, यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पर 2 आ गया। अब ये बिलियन का ब्लॉक को छोड़ के बाकी जितने इधर जीरो है सारे जीरोस कंटिन्यू कर देने हैं। कितने जीरोस हुए, 3, 6, 9। ओके, तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकली फाइंड आउट कर लिया, और ये जो वैल्यूज आ गए वो वैल्यूज आपके सामने है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आप लिख रहे हैं 1 मिलियन, वो एक्चुअली हो गया 1 × 10⁻6, और यहां जो आप लिख रहे हैं 2 बिलियन, सो इट इज 2 × 10⁻9, और ये नंबर्स में है। हो गया, बस आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको खुद ही से ये क्वेश्चन बना लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, फार्मूला आपके सामने है। आपको n की जगह पर कितना यूज करना है, जो वैल्यूज दिए हुए हैं 10⁻6 लिखना है, और e का वैल्यू आपको पता है, देन आफ्टर यू हैव टू कैलकुलेट इट। ओके, और हाँ, एक चीज और बता देते हैं कि ये प्लस और माइनस आपको यूज नहीं करना है। ये प्लस और माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो चार्ज को पॉजिटिव आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो चार्ज नेगेटिव होगा। एक क्वेश्चन सिर्फ हम यहां पर आपके सिंप्लिसिटी के लिए हम सॉल्व कर देते हैं, है ना। देखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी अपने से कर लीजिएगा। हम लोग लिखेंगे सिंस Q इज इक्वल टू NE, प्लस और माइनस नहीं यूज करना है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि प्लस ये बता रहा है कि चार्ज पॉजिटिव होगा कब, जब लिखा रहेगा रिमूव्ड, है ना, और जब गेन लिखा रहेगा तो निगेटिव। तो वो सबसे लास्ट में आप लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो हमने यूज किया n कितना है, मान लीजिए 2 बिलियन की बात करते हैं तो ये कितना हो गया, 2 × 10⁻9 मान लीजिए। मैंने ये सॉल्व कर रहे हैं हम आपको, है ना, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻9, और e का वैल्यू कांस्टेंट आपको पता है 1.6 × 10⁻19। ओके, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 16 × 2 3.2, और 10⁻9 और -19, सो इट बिकम्स 10⁻−10 कूलम। दिस इज योर आंसर। ओके, अगर कहता है रिमूव्ड तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं कि सिंस चार्ज इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, सो चार्ज प्लस साइन दे दीजिए। और अगर कहेगा कि इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय सम बॉडी ए और बी, तो आप लिखेंगे कि इट इज माइनस इतना। ओके, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर होगी बात? यानी कहने का मतलब यह है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कहा जाएगा कि गेन्ड, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो अब ये गेन में क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो लिखेंगे -3.2 × 10⁻⁻ इतना कूलम। और अगर कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, है ना, तो क्यों वैल्यू इतना ही होगा, बस लॉस में क्या हो जाएगा, +3.2 × 10⁻10 कूलम। दिस इज योर आंसर। ओके, ये विजिबल है, इज इट? और अगर ये लॉस्ट है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, तो इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज +3.2 × 10⁻10 कूलम। ओके, तो बस और कुछ नहीं, कहने का मतलब देखिए, इसको पहले आराम से समझिए, बहुत आसान है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू +-NE, थ्योरेटिकली हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे, बट व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल वी हैव नॉट टू यूज प्लस और माइनस साइन, ठीक है, इसको यूज नहीं करना है। ये प्लस और माइनस सिर्फ यहाँ से आ जाएगा जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बॉडी या इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो फाइनल आंसर में लिखेंगे कि सिंस इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड तो इट इज माइनस, सिंस इलेक्ट्रॉन इज लॉस सो इट इज प्लस। आपको सॉल्व करते वक्त आपको देख लेना है कि इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर दिस, ओके, इसको सॉल्व किया मैंने, आपको बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है, सीधा ये फार्मूला लिखना है, ठीक है। एन 2 बिलियंस इक्वल्स 2 बिलियन का मतलब क्या है आप देख लीजिए, है ना, 2 बिलियन का मतलब क्या हो रहा है आप देख लें, 10⁻9 है ना,
2 है तो 2 इंटू 10 पावर 9, बस n का वैल्यू रखिए, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक पहला मॉड्यूल था इस कॉन्सेप्ट पर जिसमें आपको या तो Q निकालना होगा या तो N निकालना होगा, है ना। और यहाँ पर N दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो Q निकालना है। तो ये पहला मॉड्यूल है जिसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, Q, टोटल चार्ज। ओके, हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कि चार्ज गिवन होगा और हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब उस मॉड्यूल में भी 2 तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाएगा, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है, देख लीजिए, है ना। और अब हम लोग ये देखेंगे, क्वांटाइजेशन पर ही हैं अभी हम लोग। तो क्वांटाइजेशन दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, और हम लोग जान रहे हैं कि E कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो इस इक्वेशन पर 2 ही वेरिएबल हो सकते हैं, या तो Q दैट इज द टोटल चार्ज और N दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और Q क्या है, फाइंड आउट करना था। और अब हम लोगों को क्या, हम लोग देखेंगे कि ये Q गिवन होगा, है ना, Q गिवन है और हम लोगों को अब फाइंड आउट करना होगा N दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है इस Q के गिवन में, है ना। जैसे मान लीजिए कि कितने चार्जेस गिवन होंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करेंगे कि उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस जैसे कहीं पर आपको होगा इतने माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, फेम्टो कूलम, मेगा कूलम, है ना। तो इनके कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं ना। तो इसके लिए हम आपको एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है, हर क्लास में कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स और बेसिक्स आते रहेंगे और बेसिक्स को आपको करना है। एक अच्छा खासा बेसिक और कॉन्सेप्ट का आपको बैंक क्रिएट करना है ना। कॉन्सेप्ट का एक बैंक होना चाहिए, तभी आप आगे न्यूमेरिकल बना पाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक बात लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए जो पहले आता है वो प्रीफिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि आपने बहुत ही जूनियर क्लासेस में आपने 6, 7, 5 में पढ़ा होगा कि मिली, सेंटी, डेसी, है ना, इस तरह से पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम उसको रिव्यू कर देते हैं यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे आपने पढ़ा था, कोई यूनिट है, सपोज दैट कोई भी एक यूनिट आप इमेजिन कीजिए। जैसे मान लीजिए हमने सिंबल ले लिया मीटर, है ना, बहुत कॉमन है, तो हम मीटर ले लेते हैं। और इस पर आपने देखा होगा कि मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर। थोड़ा साफ लिख देते हैं, हमको जगह भी चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा सा ये कर रहे थे। वर्टिकल में लिख देते हैं, वर्टिकल में। देखिए जैसे कोई यूनिट हमने इमेजिन किया, सपोज दैट कोई यूनिट, है ना, और उस यूनिट से छोटा आइएगा तो डेसी, सेंटी एंड देन मिली, और बड़ा डेका, हेक्टो एंड किलो। इस यूनिट की जगह पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, सपोज दैट मीटर, है ना, मीटर। तो हम लोग जानते हैं मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, है ना, मीटर, है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। यानी सबके बाद क्या है, मीटर, 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 ये खुद मीटर। सबके बाद में आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं मीटर, लेकिन इसके पहले आ रहा है सेंटी, पहले आ रहा है, यानी ये क्या है, ये है प्रीफिक्स है, पहले आ रहा है। सेंटी ये भी मीटर के पहले आ रहा है, डेसी ये भी मीटर के पहले आ रहा है ना, डेका, हेक्टर, किलो सब पहले आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है वो प्रीफिक्स है। और आप जानते हैं कि ये जो सारे प्रीफिक्सेस हैं, इसके बारे में आपको पता है कि जब आप किसी भी चीज़ को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको करते क्या है, 1000 से डिवाइड करते हैं, यानी 10 to the power -3, 10 to the power -3। ये मीटर के पहले आ रहा है मिली, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 10 to the power -3। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि मिली का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 to the power
-3। तो ये जो प्रीफिक्स है जो पहले आ रहा है ये एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। उसी तरह से सेंटीमीटर में आपको पता है कि 100 से डिवाइड करते हैं तो यानी कि ये हो जाता है 10⁻², 10⁻1। और ये मीटर है, सिर्फ मीटर, कोई भी इसके आगे नहीं है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ये उसका यूनिट लिख दिया मीटर, या फिर फोर्स है तो न्यूटन, है ना, करंट है तो एम्पियर, या फिर कोई और फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट यूज करना है। तो इसके आगे कोई प्रीफिक्स नहीं है, यानी आपको रखना है 10⁻0। और ये फिर है डे का, अब ये बढ़ेगा 10⁻1, 10⁻2 और किलो होता है 10⁻3। 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रीफिक्सेस, है ना, अब हम इसको सिर्फ पावर में लिखते हैं। तो ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इन पर ध्यान से देखें। ये एक्चुअली आप पढ़ चुके हैं, है ना, ये एक्चुअली पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में। अब हम लोगों को जो देखना है वो ये देखना है कि बस किलो तक ही बात खत्म होगी या किलो के ऊपर भी, किलो के और ऊपर यानी बड़ा, उससे बड़ा वैल्यू भी है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जो हम लोग के काम का है, जो हम लोग जनरली देखते हैं न्यूमेरिकल में, या मिली से भी स्मॉल प्रीफिक्सेस मौजूद हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ है। तो वो किस ऑर्डर में है, उनका नाम क्या है, उनके वैल्यूज 10 टू द पावर्स के फॉर्म में कैसे होंगे, कितने होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो न्यूमेरिकल जानते हुए, कॉन्सेप्ट जानते हुए, फार्मूला जानते हुए, इक्वेशन जानते हुए भी आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, कन्वर्जन रेशियो नहीं पता होगा, तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। जिनको नहीं मालूम है इतना भी वो इतना नोट कर लेंगे। अब हम इस किलो के ऊपर की बात करेंगे और इस मिली के नीचे प्रीफिक्स की कैसी दुनिया है ना, कौन कौन से वैल्यूज हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम हट रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं आगे की। चलिए, तो अब हम इस रेंज को ऐसे लिख देते हैं कि ये मेरा किलो है, किलो तक हम लोग देखा था, है ना, किलो, और उसके बीच का सब हम लोग को पता, और उससे पहले सबसे छोटा क्या था, मिली, है ना। मिली और किलो के बीच हम लोगों ने देख लिया, इतना हम लोगों ने देख लिया। मिली 10 टू द पावर -3 है और किलो 10 टू द पावर 3 है। अब हम इसके ऊपर की बात करेंगे, यानी इधर हम जाएंगे बड़ा होगा, है ना, ग्रेटर वैल्यूज, और इधर हम लोग स्मॉलर वैल्यूज पर बात करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे होगा। अब इधर हम लोग जब आएंगे तो इसके लिए हम आपके सामने एक टर्म दे रहे हैं, उस टर्म को पहले समझ लीजिए। एक टर्म को याद कर लेना है ना। ये टर्म है मी न पी फिया, ठीक है। ये एक टर्म को याद कर लेना है बस। इधर बढ़ना है, एरो देख लीजिए, इसका मतलब मिली से छोटा जाना है, स्मॉलर की तरफ। और इस इधर जो जाना है, इसके लिए भी एक टर्म हम आपको देंगे, वो भी आपको याद कर लेना है, वो है मेजिटेपेक्स, ठीक है, मेजिटेपेक्स। अब इसका मतलब क्या है, ये हम मतलब आपको बता रहे हैं कि इधर क्या करना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से दो को पेयर में कीजिए आप, और ये, है ना। सबसे पहले क्या है, एम आई, यानी इसके नीचे आ रहे हैं एम आई, यानी ये एम आई जो है मिली से छोटा, माइक्रो, ये है माइक्रो। फिर उसके बाद क्या है, एन ए, ये है नैनो। फिर पी आई, ये है पीको। फिर है एफ ई, ये एफ ई यूज करना है किसके लिए, फेम्टो। फिर ये ए दैट इज एटो, ATTO, एटो, ओके। माइक्रो के लिए ये सिंबल यूज करना है म्यू, नैनो के लिए स्मॉल एन, पीको के लिए पी, फेम्टो के लिए एफ, एटो के लिए ए। और इससे नीचे आना है तो हम लोग इधर देख रहे थे कि जब इस तरफ हम लोग जा रहे थे तो 10 टू द पावर -2, फिर 10 टू द पावर -1, फिर 10 का पावर 0, फिर 10 का पावर 1, फिर 10 का पावर 2 और फिर 10 का पावर 3। इस तरह से हम लोग देख रहे थे, यानी ये यूनिट है ना, यूनिट डेसी सेंटी मिली, और इधर हम लोग रहे थे डेका हेक्टो किलो।
यानी यहाँ पर जब वैल्यूज़ घट रहे हैं इस तरफ, यूनिट के बाईं तरफ जाने में घट रहा है और दाईं तरफ जाने में बढ़ रहा है, तो घटना और बढ़ना जो है वो 10 के 1 पावर के अकॉर्डिंग है ना। एक एक पावर के रिस्पेक्ट में घट रहा है और एक एक पावर के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो जब मिली से छोटा कौन है? माइक्रो। तो माइक्रो ऐसा नहीं कि 10 टू द पावर -3 है तो ये 10 टू द पावर -4 होगा। अब जो घटेगा वो 3 पावर के ऑर्डर से घटेगा, यानी ये ऑलरेडी -3 है तो अभी हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -9, 3 पावर पर, -12, -15 और 10 टू पावर -18। ये हुआ हम लोगों का मिली से छोटा, इस तरह से, ठीक है। मीना पिफिया, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, है ना। 6, 9, 12, 15 एंड 18 माइनस में घट रहा है। और ये जो है ये इसके लिए जब ये हम लोग बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? किलो से ऊपर जाना है, तो किलो तक तो हो ही गया था हम लोग का, है ना। किलो तक हो गया था, जैसे यहाँ पर अब किलो के ऊपर है ME, तो किलो से बड़ा है ये, इसको हम लोग कहेंगे मेगा। ये क्या है? मेगा, और इसके लिए सिंबल M यूज करना है, बस कैपिटल M। GI, गीगा, ठीक है। TE, टेरा, कैपिटल T। PE, पेटा, ठीक है, कैपिटल P। और ये जो इस तरह से मिलना है MEGI, TE, PE, पेटा, और ये E और X मिला के पढ़ना है एक्सा, एक्सा, ठीक है। और इसमें भी जैसे मिली के बाद जो भी घटेगा, है ना, वो 10 के 3 पावर के रिस्पेक्ट में घटता जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी किलो से ऊपर, किलो का है 10 टू पावर 3, अब ये 3 पावर से बढ़ेगा तो 10 टू द पावर, किलो में तो 3 होता है, तो 3 से 3 और बढ़ गया 6 हो गया, फिर ये 3 और बढ़ेगा 9, फिर ये 3 और होगा 12, फिर ये 3 और होगा 15, फिर ये 3 और होगा 18, ठीक है। तो अब इसको याद कर लेना है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, मीना पिफिया लिख लेना है। मीना पिफिया, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। 10 टू पावर -3 हो चुका था, -3 के बाद -6 पावर, -9 पावर, -12 पावर, -15 पावर, -18 पावर हो गया। और इधर किलो से एबव मेजिटेपेक्स यानी मेगा, तो 10 टू द पावर अब यहाँ पर बढ़ेगा, तो 10 टू द पावर कितना करना है? 6, फिर यहाँ 10 का पावर बढ़ेगा 9, 12, 15 एंड 10 टू द पावर 18, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब सिंबल सबसे ज़्यादा ये है कि इस सिंबल को बिल्कुल भी याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये माइक्रो का सिंबल दिया जाएगा, ये वाला, ये सिंबल, है ना। आपको जानना है कि माइक्रो पढ़ना है इसको 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो ये आपको फंडामेंटल है, बेसिक बात है। पूरे न्यूमेरिकल बनाने में कोई से भी बनाइए वैल्यू, है ना। कैपेसिटर पे काम कर रहे होंगे तो और छोटा वैल्यू पर बात होता है, पिको फराड पर आता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस की बात जब होगी तो वहाँ पर पिको और नैनो फराड की भी बात होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिको फराड कहेंगे तो कितना 10 टू द पावर लेकर आना है, -6, 9, 12 क्या लेकर आना है, मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं जहाँ पे हम लोग को चार्ज गिवन होगा और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो मिटा रहे हैं इसको। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो है वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पर अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हम Q दैट इज चार्ज, Q टोटल चार्ज गिवन की बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं मैंने, ठीक है ना। जैसे आप देख लीजिए, अलग अलग वैल्यूज Q के दिए हुए हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे लिख रहा है Q इज इक्वल टू 1 मिली कूलम, सी दैट इज कूलम, चार्ज गिवन है एंड हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? सारे केसेस में हम लोग को निकालना है N, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, N फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये होगा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, फाइंड आउट करो, है ना। और दूसरा क्वेश्चन होगा इस तरह से कि क्या पॉसिबल है, क्वेश्चन होगा इज इट पॉसिबल दैट दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड। दो तरह से होगा क्वेश्चन। कैसे पूछा जाएगा? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, है ना। एक तो ये एक लैंग्वेज हो सकता है
और इसी को दूसरी तरह से पूछेगा, इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ चार्ज। कहने का मतलब है कि ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज दिए हुए, क्या हम लोग ये अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं? और यस तो कैसे और नो तो कैसे। दोनों का बनाने का तरीका एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व हो। सिर्फ ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है जो पूछा जाता है। इस लैंग्वेज को समझ लीजिए। हम लोग चाहे इस लैंग्वेज में पूछे चाहे ये पूछे, हम लोग में हर हाल में क्या करेंगे, आंसर ये होगा, मेरा स्टेप ये होगा। सॉल्यूशन स्टेप क्या होगा? सॉल्यूशन स्टेप बस एक ही होगा, फाइंड एन फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या करना है, यूज, क्या यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू NE, यही फॉर्मूला यूज करना है हमको बस। हाँ, अगर n इज इक्वल टू इंटीजर्स आते हैं, है ना, इंटीजर्स, तो आंसर होगा कि यस ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर इंटीजर नहीं है ना, अगर क्या है, ये दूसरा केस क्या हो सकता है कि इंटीजर नहीं है। दो ही केस हो सकता है ना, या तो n इंटीजर होगा या फिर n इंटीजर नहीं होगा, यही दो केस हो सकता है। नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है मतलब ये क्या हो सकता है, फ्रैक्शन होगा। आंसर फ्रैक्शन में आएगा, यानी आंसर डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन डेसिमल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर होगा कि नो, वी कैन नॉट ट्रांसफर। ओके, ये बेसिक बात समझना है। कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये सब कोई फिजिक्स नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक छोटे से बच्चे को भी दिया जाएगा ना, 6-7 क्लास के बच्चे को, तो वो भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लेगा। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, बढ़ेंगे कैसे, क्वेश्चन क्या है। तो जैसे भी क्वेश्चन होगा, अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालो तो भी यही फार्मूला यूज करना है। और होगा कि इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर सच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे। और n का वैल्यू इसमें भी फाइंड आउट करेंगे। अगर n इंटीजर्स हैं, यानी n का वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं है, 1 2 3 ये वाला वैल्यू है ना, तो यस। और अगर फ्रैक्शन में आ जाता है, यानी कि 1.2 आ गया, 7/9 आ गया, है ना, 11.3 आ गया, इस तरह का कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्लियर होगी बात? तो ये स्टेप है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने में हम लोग कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, उस पर हम लोग बात करें, उसके बाद सब आप लोग बनाएंगे। ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा, बात को समझिए। ठीक है, देखिए अब जैसे अब वही बात आ गई यहाँ पर क्या लिख रहा है, मिली कूलम। देखिए कूलम के आगे मिली हो गया। अभी मैंने बताया था मिली कितना होता है, 10⁻³ तो ये हो गया 1 × 10⁻³ कूलम। सिंपल। यहाँ आ गया ये सिंबल, अभी मैंने बताया था माइक्रो पढ़ना है इसको, तो ये कितना होता है 10⁻⁻6। आगे 1 है तो 1 रहेगा, 7 होता तो 7 लिखते हैं ना, 1 कूलम। चलिए ठीक है, ये तो कूलम ही में है, कुछ नहीं करना है। मिली कूलम हो गया ये मिली, अभी मैंने बताया 10⁻³ है ना। यहाँ 4 माइक्रो 0.4 है, 0.4 माइक्रो हो गया 10⁻6 कूलम, है ना। ये सारे वैल्यूज कूलम में ही है। क्लियर होगी बात? तो अब हम लोग ये देखेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं जो आपके माइंड में होना चाहिए। हड़बड़ा के फार्मूला लगा दिया, हड़बड़ में जल्दी से हम लोग वैल्यू रखा, कैलकुलेट कर लिया। ये हड़बड़ाया कि सारा न्यूमेरिकल गड़बड़ाया, है ना। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम पेशेंस रखना है। और ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिफिकल्ट कैलकुलेशन दिया जाएगा, आप एक कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम एक बात बता दे रहे हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, सी दिस। कभी नहीं भूलना है जब आप क्वांटाइजेशन पे बात कर रहे हैं या कहीं भी बात कर रहे हैं, तो इस ई को नहीं भूलना है। ये ई क्या है, कांस्टेंट। अच्छी बात है, किसका कांस्टेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है, ये याद रखना। ये क्या है, स्मॉलेस्ट एग्जिस्टेबल चार्ज है, एग्जिस्टेबल चार्ज है ना। बड़ा अच्छा लैंग्वेज है, स्मॉलेस्ट एग्जिस्टेबल, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में ना, और समझ में कुछ नहीं आ रहा है। स्मॉलेस्ट एग्जिस्टेबल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इससे छोटा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कहीं पर हम कहें कि कोई चार्ज है और इसका वैल्यू इससे भी कम है, तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये मतलब है।
सिर्फ लैंग्वेज नहीं समझना है। तो स्मॉलेस्ट एग्जिस्टेबल चार्ज का मतलब यह है कि चार्ज लेस देन ई नॉट एग्जिस्ट, वो ट्रू नहीं होगा, ये समझना है आपको। अब लेस देन ई, इससे छोटा का मतलब क्या? अब इस वैल्यू को देखा जाए और सोचा जाए, इसमें पावर कितना है भाई? 10 to the power -19 पावर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वैल्यू को हम लोग छोटा करेंगे तो मैथमेटिकली 10 to the power -19 बड़ा है 10 to the power -20 से। पावर निगेटिव में होगा, वैल्यू छोटा होता जाएगा, और ये और छोटा हो गया 10 to the power -21, और ये और छोटा हो गया 10 to the power -22। समझ में आ रही बात? इस तरह से। हाँ, 10 to the power -19 से बड़ा कौन होगा? तो -18, उससे बड़ा कौन होगा? -17, ये सब बड़ा वैल्यू है। तो ये सारे वैल्यूज क्या है? लार्ज है ना, और ये सारे वैल्यूज क्या है? स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब देखिए, हम ध्यान से देख रहे हैं और मेरे नज़र में एक बात आ गई, और वो बात कितना आ रहा है? ये देखिए 10 to the power -21 है ना। इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसको सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? ये तो खुद ही 10 to the power -21 बता रहा है कि इसका वैल्यू तो 10 to the power -19 से भी कम हो गया, और सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है वो ये है 10 to the power -19, और ये कितना है? 10 to the power -21, उससे भी छोटा। हम पूछ रहे हैं उससे छोटा एग्जिस्ट करेगा? कॉन्सेप्ट ही कहता है नो। देखिए 0.64 10 to the power -20, 10 to the power -20 भी 19 से छोटा है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां देख लीजिए 10 to the power -20, पावर पर ध्यान दीजिए, हो गया नो। कितना सिंपल। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 2-4 वैल्यूज ऐसे होंगे जो डायरेक्ट यहां से रिलेटेड होंगे, वहां पे सब पर फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगी बात? और अब हम लोगों को देखना है किसी भी चार्ज के बारे में। तो देखिए Q = फार्मूला लिख लीजिए NE, है ना। अब चार्ज का वैल्यू कोई सा भी, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं थर्ड वाले पर, है ना, थर्ड की बात करते हैं, तो Q का वैल्यू कितना है? 1। N फाइंड आउट करना है, और E का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। तो N = जब आप निकालेंगे इट विल बी 1/1.6 × 10 to the power -19, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर एक 0 आ जाएगा, और ये हो गया 10 to the power -19। ऐसा करते हैं ना, एक 0 इसको दे देते हैं, तो जब एक 0 और दे देंगे तो ये हो जाएगा 100, और जब इसने अपने एक 0 उसको दे दिया है ना, तो क्या हो जाएगा? ये 10 का पावर, बोलिए, एक मिनट, ये 10 to the power -19 नीचे, ऊपर जाएगा तो +19 होगा। ठीक है, ठीक है। अभी एक 0 इसको दे देगा तो इसका एक 0 कम होगा ना, तो क्या हो जाएगा? 10 to the power +18/16, और कैलकुलेट करेंगे 6.25 × 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये आया N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरह से सारे कैलकुलेट कर लेने हैं आपको, है ना, सारे वैल्यूज रख लेने हैं, सबको कैलकुलेट कर लेना है ना। एक मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, N रहने दिया, ये पूरा 1.6 × 10 to the power -19 नीचे आ गया, ये 10 to the power -19 पलट के ऊपर जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, है ना। डेसिमल इसका रिमूव करेंगे, ऊपर एक 0 आ जाएगा, ये 10 है, ये 16 है, 10 छोटा है, एक 0 और इसने ले लिया, 10 to the power +19 से एक 0 लिया, है ना, तो इसका पावर एक घट के 18 हो गया, और कैलकुलेट कर लिया, आंसर हो गया। सारे में यही काम कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको कर लेंगे आपको सबका आंसर आता चला जाएगा। अगर मान लीजिए किसी में कोई ऐसा आंसर आता है जो फ्रैक्शनल हो गया, है ना, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये फ्रैक्शनल नहीं है क्योंकि ये 10 to the power ये 0.25 जो है ना, 2 0 है, और वो 2 0 को यहाँ से ओमिट करेगा, तो ये हो जाएगा 625 × 10 to the power 16, है ना। इस डेसिमल को देख के मत समझिएगा कि डेसिमल में आ गया, ये 10 का पावर 18 भी है, मैटर करता है। ये हो जाएगा 625 × 10 to the power 16, 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेस पर, है ना, 2 प्लेस पर डेसिमल है, तो 2 प्लेस से जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये 2 0 खत्म हो जाएगा, और ये इतना वैल्यू आ जाएगा। ये फ्रैक्शनल नहीं है ना, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ राइटिंग, ये जो हम लोग इसको इसी तरह से लिखते हैं। तो अब एक और बात पर हम आ जाते हैं। अब इसी में एक और बात जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चलो ठीक है भाई, आपने इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी गेन कर रहा है,
तो जब बॉडी गेन करेगा तो उस पर चार्ज क्या होगा, निगेटिव, है ना। तो इतना इलेक्ट्रॉन उसको देना होगा, और अगर कोई बॉडी इतना चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उस पर से रिमूव कर रहे हैं, तो उस पर क्या आ जाएगा, उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि पॉजिटिव या नेगेटिव। मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा आपने मान लीजिए, सपोज दैट इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन 3 पे, है ना। क्वेश्चन 3 पे ही हम इसी पे बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि हमने इतना इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी बॉडी को, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, इतना इलेक्ट्रॉन चार्ज गेन हो रहा है, यानी कहने का मतलब इतना निगेटिव चार्ज है, -1 कूलम निगेटिव है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो सवाल ये उठता है कि मास ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, मास ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, मास ट्रांसफर्ड और नॉट। क्वेश्चन ये, यानी अगर हम लोगों ने किसी बॉडी पर इतना निगेटिव चार्ज दिया, इतना निगेटिव चार्ज दिया, इतना निगेटिव चार्ज देने का मतलब क्या हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन गेन्ड, है ना, माइनस चार्ज है तो गेन होगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस बॉडी का मास इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, क्या होगा, इस चीज पर बात करना है। तो देखिए पिछला लेक्चर को अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो मैंने एक बात बताई थी कि अगर चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना, तो चार्ज ट्रांसफर होता है थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ ही चार्ज का ट्रांसफर होगा। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, तो इसका मतलब है मास भी ट्रांसफर होगा। और मैंने बताया था कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आप पिछला लेक्चर को देखिएगा, लेक्चर 2 में डिटेल में इस पर बात की गई है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज होगा और उसका मास गेन होगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और वो मास लॉस करेगा। ये सही है कि बहुत ही मिनिमम मास लॉस या मास गेन होगा, बट देयर विल बी अ लॉस ऑफ मास एंड द लॉस ऑफ गेन ऑफ मास, ये होगा। इसको कॉन्सेप्चुअली हम लोग डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं कभी भी किसी भी हाल में। सो इसका मतलब यह है कि इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास। पहला तो यही हो गया कि मास का ट्रांसफर होगा। अब सवाल ये उठता है कि कितना होगा, तो ये हम लोग देख लेते हैं अभी। चलिए, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। होगा यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास। ये एक कॉन्सेप्चुअल बात हो गई कि यस होगा। कितना होगा, तो ट्रांसफर ऑफ मास इज इक्वल टू, मैंने बताया था, n into me, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, फिर से आपको जाना पड़ेगा, लेक्चर 1 देखना होगा, याद करना होगा। उसमें बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू मैंने बताया है, उसको आपको देखना होगा। नहीं जानते हैं, जाइए फिर से देखिए। इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन न्यूमेरिकल तो आपको जानना ही होगा, है ना। शॉर्टकट नहीं करना है, शॉर्टकट करने से कुछ नहीं होता है ना। तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 into 10 to the power 18, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये कितना होता है, 9.1 into 10 to the power -31 kg। ओके, और अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो पॉज, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये 6.2 और 9.1 दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आया ये, ठीक है। और 10 to the power 18 और 10 to the power -13 को सॉल्व करेंगे तो 10 to the power क्या हो जाएगा, -13। डेसिमल को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और जब डेसिमल को हम लोग शिफ्ट करेंगे एक प्लेस तक तो एक पावर बढ़ जाएगा। सो इट इज दिस, यस दिस इज द मास ट्रांसफर्ड। ओके, इतना मास ट्रांसफर होगा। अब मास गेन होगा कि लॉस होगा, देखो बाबू ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन करने और नहीं करने की। अगर क्वेश्चन में लिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वो बॉडी मास गेन करेगा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वो बॉडी इतना ही मास लॉस करेगा। क्लियर होगी बात। तो इतनी बातें आ गई यहाँ पर, जिसमें एक चीज़ आपने देखा कि कैसे सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैंने बताया है, बाकी सारा क्वेश्चन वो आपका होमवर्क है,
इससे पहले वाले मॉड्यूल में भी और ये 2 में भी, है ना। तो ये आपको एक मैंने बताया, इसी बेसिस पे सबको सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एक्सपर्टाइज नहीं हो सकते हो। मेरे बनाने से आप नहीं सीखोगे, ये चीज़ जान लो। आपको सीखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हम लोग क्वांटाइजेशन पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और आपके सामने ला रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। हम लोग जितना अब तक देखा, चलो एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, हालांकि इसका आंसर सब हो गया, जो भी हम लोगों ने भी पढ़ा है उसका आंसर इसमें हो चुका है, ठीक है। बस हम एक दिखा रहे हैं कि इस तरह से भी क्वेश्चन होता है और ये बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप ही को बनाना है, सिर्फ हम क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके सामने रख रहे हैं। मान लीजिए ऐसे एक बना लिया कि कोई ग्लास रॉड है, ठीक है, और दैट ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, है ना। एक दूसरे मटेरियल से, 2 मटेरियल है, एक हम लोग का ग्लास रॉड है ना, ये हम लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और दूसरा सिल्क, फर, जो कुछ भी सेकंड ऑब्जेक्ट है। और कह रहा है कि ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ग्लास पर कितना चार्ज आया है? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव चार्ज कितना है? दिस प्लस 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। हम लोगों को फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सिल्क। सिल्क पर कितना चार्ज होगा, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है। और वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास, क्या मास भी ट्रांसफर हो रहा है, और अगर हो रहा है तो चलो और बढ़ा दो कि कितना मास ट्रांसफर हो रहा है। सब क्वेश्चन किया हुआ है, देखो बाबू ये क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सिल्क। खैर वो आपसे पूछे सिल्क पर कितना होगा, ये जो इतना चार्ज है 19.2 कितना है, ग्लास रॉड एक्वायर। कहने का मतलब क्या है कि ग्लास पर कितना है, प्लस 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ये चार्ज किस वजह से आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, किस वजह से आ रहा है, रब्ड, रबिंग, फ्रिक्शन, किस वजह से आ रहा है, ये है फ्रिक्शन। और हमने बताया था कि चार्जिंग के 3 मेथड हैं, फ्रिक्शनल मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। और हमने कहा था फ्रिक्शनल मेथड में, ध्यान से सुनोगे, लेक्चर जाके फिर से सुन लो एक बार, 3rd लेक्चर में मिलेगा आपको। फ्रिक्शनल मेथड में मैंने आपको बताया था कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दोनों बॉडी पर आते हैं जिसको आप रब कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो ग्लास पर कितने हैं, प्लस 19.2, तो ऑब्वियसली है कि सिल्क पर क्या आ जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। द आंसर इज माइनस 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दैट्स ऑल, हो गया जवाब, पहला हो गया आंसर। इलेक्ट्रॉन लॉस, कौन लॉस कर रहा है, देखो यहां पर प्लस और माइनस समझो। प्लस का मतलब क्या हो रहा है, प्लस चार्ज कब आता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। कितना जल्दी जल्दी देखो जवाब मिल रहा है, कैसे करना है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और यहां पर कैसे पता चल रहा है, ये प्लस से समझ में आ रहा है, ये प्लस साइन बता रहा है लॉस, तो माइनस साइन क्या बता जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात, गुड। तो सेकंड भी हो गया, तो लॉस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, दोनों हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, चलो ये तुम खुद से बना लोगे, कौन सा फार्मूला यूज करोगे, Q इज इक्वल टू एन ई यूज करना है ना। E आपको पता है, E आपका कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और Q टोटल चार्ज कितना आ रहा है, गिवन है, प्लस माइनस नहीं यूज करना, पहले हम बता चुके हैं कि Q टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, सिर्फ वैल्यू यूज करना है 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये आपको इस फार्मूले में पुट कर देना है। जैसे ही आप ये पुट करेंगे आपको n मिल जाएगा, और n क्या है, नंबर ऑफ, है ना। इतना पुट करो, फाइंड n खुद से निकाल लो, हो गया। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास, अगर इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांसफर होगा तो मास का भी ट्रांसफर होगा, आंसर इज यस। और कितना मास ट्रांसफर होगा तो बता चुके हैं, डेल्टा m जब भी निकालना है तो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया गया, हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हमने ग्लास और सिल्क का एग्जाम्पल लिया है, किसी और क्वेश्चन में कोई और नाम हो सकता है, कोई भी नाम नहीं होगा। बॉडी ए, बॉडी बी, स्फीयर एक्स, स्फीयर वाई, ऐसे करके कुछ होगा सिंबॉलिकली। स्ट्रक्चर को समझिए और
क्वालिटी पर काम कीजिए। 1 2 3 4 5 5 न्यूमेरिकल अगर आप बना लेते हैं ढंग से तो आपको सारा कंसेप्ट पकड़ में आ जाता है। 50 बना लिया, दिमाग में कुछ नहीं आया, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है ना। 10 सड़ा हुआ सेब मत खाओ, एक अच्छा सेब खाओ, ठीक है, क्वालिटी पे काम करो, ठीक है। देखो ये तीसरा मॉड्यूल है, इसमें अब एकदम अलग तरह से एक स्टेटमेंट बिल्डअप करके क्वेश्चन किया जाएगा। पहले मॉड्यूल में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग Q इज इक्वल टू एन ई यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोगों ने देखा कि मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने देखा कि n गिवन है और Q फाइंड आउट करना है। सेकेंड मॉड्यूल में हम लोगों ने देखा कि Q गिवन है और n फाइंड आउट करना है। और थर्ड मॉड्यूल इस तरह से कि एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट को हम पहले पढ़ रहे हैं, आप लोग भी समझिए और इस पर समझने की कोशिश की कैसे क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन आयरन पार्टिकल। अब ज़रूरी नहीं कि आयरन ही हो, क्वेश्चन में कॉपर भी हो सकता है ना। तो ये आयरन की जगह पे कोई और एलिमेंट हो सकता है, आयरन, कॉपर, है ना, एल्युमिनियम, चलिए ठीक है। और ये क्या है, ऑफ मास इज दिस, है ना, उसका मास गिवन है। यहाँ पर मास गिवन है 224 मिलीग्राम, मिली दैट इज 10 टू पावर -3। कब कहता है कि इफ 0.01% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, यानी आयरन में से इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तब आयरन पर कितना चार्ज आएगा। पहली बात क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हम लोगों को पता है कि क्या आता है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। कॉपर होगा तो भी अगर रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो सब अपनी बात है। यहाँ पर एक डेफिनेट तो सवाल ये उठता है कि इतना रिमूव किया गया, पूरा रिमूव नहीं किया गया, तो पूरा यानी टोटल कितने उस पर इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें से 0.01% रिमूव किया गया। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, आयरन हो, है ना, या कॉपर हो, ठीक है, कोई भी कंटेंट, कोई भी एलिमेंट हो, है ना, आयरन हो, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जनरली यही सब होता है। तो इसमें आपको दो बात जानना होगा। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर Z, है ना, और इसका मास क्या नाम होगा, क्या होगा, है ना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको जानना होगा कि एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, इसका मास नंबर क्या होगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं जान रहे हैं तो इस सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो आपको सबसे पहले करना क्या है, याद कर लेना है आयरन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, कॉपर का एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयरन के केस में एटॉमिक नंबर हो जाता है 26 और मास नंबर हो जाता है 56, है ना। और कॉपर के केस में 29 एंड 63.5, है ना। आप सब लोगों को याद होगा और अगर याद नहीं है तो आपको याद करना ही होगा, नहीं याद करेंगे नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी बात तो ये इसको बनाने के लिए एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, यानी अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, है ना, इन सब का कम से कम आपको याद कर लेना है। पीरियोडिक टेबल देखिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम इस पर आते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों को जो आयरन पार्टिकल दिया हुआ है वो उसका गिवन मास कितना है 224 मिलीग्राम और उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस पर। सबसे पहले तो ये पता हो ना, जैसे ऐसे समझा जाए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में वाटर हमने फिलअप किया है ना, ये टोटल अमाउंट ऑफ, हम इसमें वाटर दिखा रहे हैं, ये टोटल है, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स है और हम रिमूव कर रहे हैं 0.01%, है ना। पहले पता तो चले कि टोटल कितना है। जब तक आपको टोटल ही नहीं पता रहेगा तो उसका परसेंटेज 1% हो, 0.1% हो या 0.1% हो, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि ये जो गिवन मास है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जो भी है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और याद रखिएगा
ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और वही क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। तो सब एक एटम में होगा। क्वेश्चन है कि ये एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कितने एटम है इसमें, ये निकालना है। तो अब यहां पर एक बात आपको मालूम होना चाहिए, आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, इसको मिटा रहे हैं। आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, 6.023, राउंड ऑफ करके 02 भी लिखते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। अगर हम बात कर रहे हैं एलिमेंट का, किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ इस केस में कॉपर की बात करें हम लोग, है ना, या एल्युमिनियम की बात करें, या आयरन की बात करें, है ना, या गोल्ड की बात करें, ये सब एलिमेंट हैं। तो जब एलिमेंट की बात करेंगे तो उस केस में मेरा पार्टिकल क्या होगा? एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। तो वो पार्टिकल नहीं लिखना है वहाँ पर स्पेसिफिक उसका नाम लेना है, और आपको बोलना है इतने एटम्स, अगर एलिमेंट की बात होगी तब। और अगर आप कंपाउंड की बात कर रहे हैं, है ना, कंपाउंड की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर मॉलिक्यूल की बात की, H2O की बात की, है ना, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात की, है ना, इसकी बात की, या फिर आपने हाइड्रोजन गैस की बात की, है ना, तो इस सिचुएशन में एटम नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है। तो वहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स बोलना होगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग कर देते हैं और कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि एटम कहाँ लिखना है ना, मॉलिक्यूल्स कहाँ लिखना है, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा गया। ये डाउट नहीं होना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं किसकी? आयरन की। आपको पता है आयरन जो है वो एलिमेंट है, तो जब ये एलिमेंट होगा तो उसमें जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा? एटम। कौन एटम? आयरन का ही एटम होगा। आयरन एलिमेंट आयरन के ही एटम से बना होता है, कॉपर के एटम से थोड़े ना बना होता है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को करना है। तो सबसे पहला टारगेट क्या हो गया? टारगेट ये हो गया कि हम लोग पता करें कि ये जो हम लोगों का मास है उसमें कितने आयरन के एटम्स मौजूद हैं। तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। देखिए बहुत आसानी से हम बता देते हैं, 2 स्टेप में हम बात करेंगे। सबसे पहले मोल निकालते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बड़ा आसान तरीका है। देखिए हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय, यहां पर एलिमेंट है ना, तो हम उसको ऐसे कहते हैं मास ऑफ द एलिमेंट कहिए। और अगर मेरे लैंग्वेज में बात कीजिएगा तो हम बड़ा दूसरी तरह से बात करते हैं, हम कहते हैं क्या? फॉर्मूला मास, फॉर्मूला वेट लिखिए इसको। फॉर्मूला वेट हम क्यों लिख रहे हैं? देखिए इसको समझने की बात है। फॉर्मूला वेट लिखने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि आप अगर बात कर रहे हैं H2O की, यानी वाटर मॉलिक्यूल की, है ना, तो मॉलिक्यूल वगैरह पे ध्यान मत दीजिए, जो भी चीज़ उसका फार्मूला बोलिए। जैसे हमने कहा वाटर, तो वाटर का फार्मूला क्या हो गया? H2O, बस इसका वेट निकाल के यहाँ रख दो, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं आयरन की, Fe आयरन की, तो इसका फार्मूला क्या होता है? Fe, आयरन एलिमेंट है ना, सिंबल इसका क्या हो गया? Fe, उसका वेट जो होता है रख दो। कॉपर की बात करें, ये एलिमेंट है ना, उसका फार्मूला क्या लिखेंगे आप? Cu, इसका जो वेट है वो रख दीजिए, है ना। या अगर मान लीजिए आप ऑक्सीजन गैस की बात करें तो O2 लिखना होगा, गैसेस फॉर्म में O2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका जो वेट होगा वो रख दीजिए यहाँ पे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? फॉर्मूला वेट, है ना। उससे आप एकदम डायरेक्टिव हो जाइएगा। तो गिवन मास कितना है? 224 मिलीग्राम, है ना। मिली हो गया 10⁻³ ये ग्राम में हुआ। और आपको पता है फॉर्मूला वेट किसका? आयरन का। हम लोग के पास क्या चीज़ है? आयरन है। आयरन का मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए कितना होता है? 56 ग्राम, है ना। तो आप 56 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब जो भी आया हो, है ना ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये आ गया 224 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 56, नंबर ऑफ मोल्स हो गया इतना। और एक मोल में, है ना, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं?
6 पॉइंट एवोगाड्रो नंबर के बराबर है ना। तो पार्टिकल्स, अब यहाँ पर कौन चीज़ है, आयरन है, तो ये आयरन जो है ना एटम से बना होता है, तो एवोगाड्रो नंबर में पार्टिकल नहीं एटम बोलना है, तो अब नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स। तो जब आप नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो देखिए 1 मोल, यानी देखिए ऐसे समझिए, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है, तो हम थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, आसान लगेगा। सिंस 1 मोल कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। पार्टिकल मत बोलिए, बोलिए एटम। किसका एटम, आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन का ही एटम है, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो 1 मोल इतना एटम है ना, इसलिए इतना मोल है ना, इसलिए 224 इंटू 10⁻³ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 224 इंटू 10⁻³ 23, सॉरी नहीं मिली है ना, हाँ ठीक है 56, और दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये इतना क्या हो गया, एटम्स हो गए आयरन के, है ना। यानी गिवन मास में इतने आइटम है, और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 26, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट क्या हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट वो हो गया 224 इंटू 6.023 इंटू, इसको हम लोग ऑपरेट कर देते हैं तो हो गया 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 26। देख लिए है ना, क्योंकि एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इतने एटम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट को हम लोग जो है किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये थोड़ा हम इसको ऊपर क्वेश्चन को रिमूव करके लिखते हैं। देखिए तो ये जो है हम फिर से लिख देते हैं, यहां पर शायद लिख नहीं रहा हो, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 224 इंटू 6.023 इंटू, और ये जीरोस को ऑपरेट किया तो 10⁻20 डिवाइडेड बाई 56, एंड एक में कितने होते हैं 26, तो मल्टीप्लाई कर दिया 26 से। एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इतने एटम में इतने इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं, तो ये नंबर ऑफ एटम्स है। अभी n मत दिखाइए क्योंकि हम लोग n से दिखाएंगे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन को, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर अब बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि 0.01% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुआ। अब लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो जाएगा कितना, 1%, कितना है 0.01% क्वेश्चन में ना। तो इस पूरे का 224 इंटू 6.023 इंटू 26 इंटू 10⁻20 बाई 56 का कितना परसेंट, 0.01% डिवाइडेड बाई 100। ओके, ये हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो भी सॉल्व करके आया ये वैल्यू हो जाएगा n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ये हो गया 224 इंटू 6.023 इंटू 26, एंड अगर ये ज़ीरो हटा देते हैं तो नीचे फिर से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है,
और इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 10⁴ है ना, ये 10⁴ हो गया। देख लीजिए 10⁴ है ये, ठीक है। ये हो गया n। अब हम लोगों को टोटल चार्ज निकालना है, इसलिए टोटल चार्ज जब n पता चल गया तो टोटल चार्ज q बराबर क्या हो जाएगा, n e। ओके, q इज इक्वल टू n e और n हम लोगों को पता है, दिस इज 224 इंटू 6.023 इंटू 26 बाई 56 इंटू 56। अब देखिए 10⁴ और ये ऑपरेट हो गया और हो गया इंटू 10⁻16 और E इज द एलिमेंट्री चार्ज वैल्यू है ना, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करना है। इस पूरे को हम लोग ऑपरेट कर लेंगे। तो 99 पॉइंट ऑपरेट कीजिए, तो थोड़ा सॉल्व किया जाए। तो ऑपरेट करते हैं अब हम लोग इसको। तो देखिए 56 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया 224, सो इट इज़ 4 इंटू 26 एंड इंटू 1.6 और ये 10⁻16 और 10⁻19 जो है ये ऑपरेट होकर के पावर कितना आ गया, 10⁻³ आ गया। ठीक है, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 4, 6.023 फिर 26 एंड 1.6 को, तो ये आता है 1002.23 इंटू 10⁻³ आता है। तो इसका जो है आंसर जो है वो ये हो जाएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको कि 100.2 राउंड ऑफ कर देते, एक प्लेस आगे ले जाते हैं, तो ये 10⁻² कूलम होगा। और या नहीं तो आप इसको और आगे ले जाएंगे, है ना, तो ये ऑलमोस्ट 1.002 कूलम हो जाएगा, है ना। अगर हम 2 zeros को रिमूव करेंगे, इसको 2 प्लेस आगे ले जाएंगे, है ना, प्लस 2 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.002 कूलम, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि सबसे पहले हम लोग करना क्या है, हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। और नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास बाई फार्मूला वेट, जो भी उसका एलिमेंट है उसका जो फार्मूला लिखना है, Fe सिंबॉलिक, है ना, उसका वेट रख दीजिए, डिवाइड करके मोल आ गया। और एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेना है और जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने की बात कह रहा है ना, उतना रिमूव कर देना है। 0.01% इस क्वेश्चन में था, किसी में कुछ होगा किसी में कुछ होगा, तो वो कर देना है। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और सामने रखते हैं और आपका ये होमवर्क हो जाएगा, है ना, वो होमवर्क हो जाएगा। हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होमवर्क हो जाएगा और क्वेश्चन यही रहेगा। बस आपको करना क्या है कि आपको लेना है फॉर कॉपर की बात करनी है, कॉपर के लिए बात करना है ना। और कॉपर का मान लीजिए गिवन मास यहाँ पर है, मान लीजिए हम दे रहे हैं 3.11 ग्राम 3.11 ग्राम। याद रखिएगा कि आयरन में जो मास गिवन था वो था 224 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम नहीं, ये ऑलरेडी ग्राम है, तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड यहाँ पर हम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है वो है 0.1% कर देते हैं। ठीक है, 0.1% कर देते हैं। देखिए, और जो वैल्यू यहाँ पर यूज़ करना है, आपको जो डेटा यूज़ करना है वो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, आपको इसमें नंबर ऑफ एटम्स है ना, एटॉमिक नंबर्स आपको मालूम है 29, तो इसका मतलब इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 29 प्रोटॉन भी होंगे,
मास नंबर भी पता है आपको, गिवन मास भी मालूम है आपको, कैलकुलेट करना है, एवोगैड्रो नंबर्स भी दिए हुए हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से एक क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर हमने आपको दिया था 0.01% रिमूव्ड है, यहाँ पर इतना ही रिमूव्ड है बस। तो इतना ही काम है आज के लिए, इतना ही कीजिए, सॉल्व कीजिए, बनाइए। कोई डाउट हो, है ना, डाउट हो तो डाउट पोस्ट कीजिए, देखते हैं क्या डाउट है ना। तो ये आपका होमवर्क है आज के लिए, ठीक है। अभी जितना क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, सारे क्वेश्चन में कोई ना कोई आपके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को बनाना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे तो देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल, सभी न्यूमेरिकल ही चलेगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम लोग का चलेगा वो कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ आपने देखा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने देखा, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कूलम्स लॉ को अप्लाई करना है ना। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करना अलग अलग केसेस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जाइए इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए। जो बेसिक्स नहीं पता है, प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़िए, डेटा नोट कीजिए, है ना, याद कीजिए। थैंक यू।